लेकिन उस किताब में क्या लिखा है ये किसी को पता ही नहीं है। किताब इतनी मोटी है। मेरा पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र के इस शहर में, जहां नागपुर है और जहां नागपुर में डॉक्टर बलीराम हेडगेवार और गुरु गोलवारकर ने एक वैचारिक क्रांति के लिए एक संगठन को बनाया, वो महान थे। वो अपने समय से बहुत आगे के लोग थे, इसलिए जो बात वो 100 साल पहले कह रहे थे तो बहुत लोगों की समझ में नहीं आया। उनको लगता था कि अरे सबसे क्या होता है, उनसे आपके विरोध हो सकता है। मैं लॉजिक पे 50 चीजों का विरोध कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं गोलवारकर जी को और डॉक्टर बलीराम हेडगेवार को उस काल परिस्थिति में इतना ऐसा समय आने वाला है उसके लिए एक संगठन को रख के गए, बड़ा काम किया उन्होंने। और आज आपके इस सभागार में ज्यादातर उसी संगठन से जुड़े लोगों ने मुझे बुलाने की हिम्मत की है। एक किताब है जिसका जिक्र बहुत होता है। मैं सुबह जब माओ से, बहनों से बात कर रहा था तो मैंने सिर्फ इतनी ही बात कही थी। मुझे खुशी, मैंने जानबूझ कर रोकी थी। वो एक बेटी आई मेरे पास, बोली सर आपने एक किताब का जिक्र किया था, फिर कहानी बताई नहीं। मैंने कहा बताते बताते मुझे ध्यान में आया कि जो महाज्ञानी शाम में आएंगे उनके सामने रखूंगा। और ये मुझे पता नहीं था कि ये तमाम बेटियां माएं दोबारा से यहां बैठी होंगी। तो मैं खुश हूं कि कम से कम ये नहीं कहेंगे कि देखो हमें नहीं बताया, पुरुषों को बताया। मैं फिर बता देता हूं। एक अंग्रेज थे, 2 भाई थे, उन्होंने एक बड़ी किताब लिखी जो भारत में जिसका जिक्र बहुत होता है। उन 2 अंग्रेजों का नाम था लैरी और दूसरे का नाम था डोमिनिक्यू, और किताब का नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट। सबने सुनी होगी किताब, लेकिन महंगी किताब है। हमें भी 6 महीने लगे पैसे इकट्ठे करने में। हम जब तक ओरिजिनल सोर्स को नहीं पढ़ते किसी मन से आए बाएं शायद नहीं बोलते। उस किताब के राइटर का नाम बता दिया मैंने, किताब का नाम बता दिया। किताब बहुत मोटी है, मुझे मालूम है ना आपके पास समय है, क्योंकि आप सब लोग बहुत जल्दी में हैं, ना आप वो किताब खरीदेंगे। मैंने अपने पैसे लगा दिए हैं तो आप क्यों लगा रहे हो, और आप क्यों इतनी मेहनत करोगे। काम की जो चीज़ है आपके बस वो बता के जा रहा हूं मैं। बाकी तो उसमें बहुत कुछ लिखा गया है, इसलिए जब आपकी आंख लक्ष्य पे होती है तो आपको इतनी मोटी किताब में भी अपने मतलब की चीज मिल जाती है। उस किताब के पेज नंबर 631 के 4th पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। आप अगर सामान्य नागरिक भी हैं तो आपको कोई नई बात नहीं बतानी, अपने आप उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। और दोनों अंग्रेज हैं, मैंने शुरू में ही कहा। ये गलती से कोई हिंदूवादी संगठन लिख रहे हैं, ये तो झूठी बोलते हैं। ये एक आपके बारे में राय बन जाती है, क्योंकि जब आप साइंटिफिक तरीके से बात नहीं कहते तो लोग राय बना लेते हैं। आपने खुद ही बोली, खुद ही सुनी, खुद ही खुश हुए, खुद ही सो गए, ऐसा नहीं होता। जो विपरीत लोग हैं उनके सामने बोल के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि आप कितनी सच बोल रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं, कितना तथ्यात्मक है, कितना तथ्यात्मक नहीं है, कितना भावुक है, कितना भावुक नहीं है। लैरी डोमिनिक्यू ने उस किताब के पेज नंबर 631 के 4th पैराग्राफ में एक घटना का वर्णन किया है, और आज के परिप्रेक्ष्य में उस किताब का यह पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। और आपको ये घटना याद होगी कि गांधी जी लगाना पड़ता है उनके नाम के आगे, कोई मन में ऐसा उनके प्रति। लेकिन हाँ, मेरे संस्कार ये कहते हैं, अपने से जो भी उम्र में बड़ा है, वो भिखारी भी क्यों ना हो, तब भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने इसलिए जी लगाया है। मैं उनके घटिया कामों का विरोधी हूं, उनकी उम्र का विरोधी नहीं हूं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। वो पार्लियामेंट में किताब पढ़ के बता रहा है, और जिन्हें ज्यादा चिंता है वो आभा और मनु से जाके पूछे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
इन कामों से मुझे कोई लेना नहीं, उनका निजी मामला है, वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे, वो मेरा मतलब, मैं उनके सार्वजनिक काम से मुझे इंटरेस्ट है। आप क्या करते हो अपने घर में, आपका पर्सनल होता है, आपकी निजी जिंदगी क्या है, व्हाई शुड आई एम इंटरेस्टेड यार। आप पब्लिक में क्या कह रहे हो उससे मतलब है, पब्लिक में जो आप कहते हो उससे लोगों को मतलब होना चाहिए। डेरी लमनिग्यू ने इतनी खूबसूरत तरीके से बात लिख के गए, और इस किताब को कई बार मैंने सोचा है, लोग अब बोलते रहते हैं, पहले तो लोग मुझसे कहे ये किताब कहाँ से लाए हो तुम, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के, कुछ भी बोलना है ना, ज्ञान बगाड़ना है, तो अगर आपको किसी को कुतर करना है तो फिर ऐसे लोग, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के, मैंने कहा तुम पैदा नहीं होते बेटा, तब से मेरे पास किताब है, तुम्हें एक तराजू में बैठा दूंगा तब भी उस किताब का वजन तुमसे भारी है, इसलिए हवा में सुनी सुनाई बकवास मुझसे मत करा करो भाई, न मेरे पास समय है इतना। लैरी डोमिनिग्यू ने उस किताब में एक घटना का जिक्र किया है। महात्मा गांधी, उनके ऊपर 20 जनवरी को एक हमला हुआ था, ये घटना याद है, किसी को पता है? 20 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो बहुत गरीब थे, लेकिन महात्मा गांधी गरीब, 2 कपड़े, लंगोटी, ये सब तो था, लेकिन कंट्राडिक्शन ये है कि महात्मा गांधी इतने गरीब थे कि जहां भी रुकते थे बिरला हाउस में, गरीब के घर रुकते थे, बिरला जी गरीब थे इसलिए वहां रुकते थे, आगा खां पैलेस में वहां गांधी जी रुकते थे। और मैं नहीं कह रहा, सरोजनी नायडू जैसी महिला ने ये लिखा है अपनी किताब में कि गांधी जी की गरीबी हमें बड़ी महंगी पड़ती थी, पहले गांधी जी की टिकट कराओ फिर बकरी की टिकट कराओ। गांधी जी के बारे में मैं कोई अशब्द नहीं बोलना चाहता, लेकिन इस घटना को लोग समझें कि ये घटना लिखने की ताकत थी, और पूरे देश में किताब की बात होती है, लेकिन आज तक कोई उस पॉइंट पे नहीं पहुंचा जिसे मैं पिछले 10 साल से चिल्ला रहा हूं। 20 तारीख को गांधी जी दिल्ली के अंदर मंदिर मार्ग है, जहां सावरकर की मैंने अभी कहीं चित्र लगा देखा था थोड़ी देर पहले, आपके शायद कार्यालय में लगा हुआ है, वहां सावरकर का एक बनाया हुआ बहुत बड़ा मंदिर है दिल्ली में, और उस रोड का नाम है मंदिर मार्ग। उसी रोड पर बिरला जी का बनाया हुआ मंदिर है जिसे बिरला मंदिर कहते हैं। जो लोग दिल्ली जाएं, एक बार के लिए जब भी दिल्ली जाएं तो ये मन में रख के जाएं, और मंदिर मार्ग नई दिल्ली कनॉट प्लेस से 5 मिनट का रास्ता है। आप एक काम कीजिएगा, मंदिर मार्ग पर बने हुए बिरला मंदिर से उसी रोड पर एक हॉस्पिटल बना हुआ है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। सिर्फ मंदिर मार्ग से पैदल चल के जाइए और पता करिए कि मुझे पैदल चलने में यहाँ से कितना समय लगेगा, और फिर बिरला मंदिर को जरूर घूमिएगा। बहुत बड़ा सा मंदिर बना है, और गांधी जी ऐसे जैसे यहाँ कहीं बैठे हुए पूजा कर रहे थे, और पूजा क्या कर रहे थे मुझे बताया गया कि पूजा कर रहे थे, यही मान लेता हूँ मैं। देश में बंटवारा हो गया था, हजारों लोग लहूलुहान थे। एक पाकिस्तान से, वहाँ से अपनी जान बचा के भागने वाला एक हिंदू, जिसको ये पता चला कि ये गांधी जी ने पार्टीशन की बात मान ली है, वो हॉस्टाइल था, गुस्से में था। उसको किसी ने कोई सुतली बम जैसे पटाखे टाइप का बम होता है वो मिल गया, और किसी ने बताया कि गांधी यहाँ रहते हैं, वो पूछते आया, पूछते पूछते वहाँ पहुँचा। तो ऐसे मान लीजिए कि जैसे यहाँ गांधी बैठे हैं, और इस मंदिर से ये जो बिल्डिंग है आपकी, इसमें भी 50 फीट और जोड़ दीजिए, उतनी दूर एक बाउंड्री बनी हुई थी। उसने वो सुतली बम फेंका, वो बाउंड्री में लगा, और लगने के बाद एक ईंट टूट गई, और पूरे देश में ये खबर फैल गई कि गांधी पे हमला हुआ है। अब 1946-47 तक गांधी बहुत बड़ी चीज थे, कोई छोटी मोटी चीज नहीं थे, उस वक्त तक बहुत बड़ी चीज हो गए थे। ताज्जुब ये है कि पूरे देश में खबर फैल गई कि गांधी पे हमला हुआ है, एक भी कांग्रेसी गांधी को देखने नहीं गया। ये 20 तारीख की घटना है। गांधी 20 जनवरी से तो बहुत पहले बहुत बड़ा आइकॉन बन चुका था। ये 20 जनवरी की कहानी है।
ताज्जुब की बात यह है कि मैं जिस निष्कर्ष पर नहीं ले जाना चाहता, मैं सिर्फ तथ्य रख रहा हूं, फैसला आपको करना है कि कहां समझ में आता है। 20 जनवरी के हमले के बाद उसी दिन एक महिला उनसे मिलने गई, और महिला गांधी से मिली, वो भारत की नहीं थी। वो महिला उनसे मिलने गई है, उसने अंग्रेज का जिक्र किया है और उस महिला का बयान छापा है। 2025 के भारत के संचार क्रांति से जागृत लोगों, आपको तय करना है कि क्या कहना चाहता हूं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ डॉटेड लाइन आपके सामने रख रहा हूं जो अवेलेबल है। 20 तारीख के तथाकथित बम फूटने के बाद उससे 2 दिन पहले दिल्ली का पुलिस कमिश्नर रिटायर हो चुका था। उस समय की सरकार ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को दोबारा से एक्सटेंशन देके पुलिस कमिश्नर के पद पे बिठाया, और पुलिस कमिश्नर ने सत्ता पे दोबारा से रीस्टेटमेंट होने के बाद, एक्सटेंशन मिलने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो भी डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है। उस पुलिस कमिश्नर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि गांधी की हत्या करने की, अब बातों को फिर आप एक निचोड़ पे जान लीजिए, समझ रहे। उसने एक दिन पहले ये अनाउंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आज की डेट में कुछ भी चीज छुपी हुई नहीं, और उसने कहा कि गांधी की हत्या के लिए ये लोग दिल्ली में आ चुके हैं। ये पुलिस कमिश्नर का बयान है, तो उसे इंफॉर्मेशन मिली होगी। ये 2 दिन पहले कह रहा है, और 2 दिन बाद 20 जनवरी को एक मदनलाल पाहवा नाम का कोई व्यक्ति हिंदू था जो पाकिस्तान से, उसका घर लूट गया, घर जला दिया गया, बहन बेटियों का रेप हो गया। वहां से तो उसको जब पता चला तो उसने अपने गुस्से में एक सुतली बम ऐसे फेंका, और गांधी के उस मंदिर से जो यहां से 50, 60, 70 फीट दूर होगा, वहां कहीं बाउंड्री पे लगा और हल्की सी ईंट हिल गई। पूरे देश में ये खबर फैल गई, गांधी पे हमला हुआ है, गांधी पे हमला हुआ है। इसलिए 1947 के उस दौर का गांधी इतना बड़ा कद बन चुका था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एक भी कांग्रेसी उनसे मिलने नहीं गया। एक महिला उनसे मिलने गई, और उस महिला से जो बातचीत उन राइटर डोमिनिकी और लैरी से जो बातचीत किए, उन्होंने वर्बेटम रख दिया है। अब इतनी बड़ी पोथी में मुझे सिर्फ उसी कागज पे उसी पैराग्राफ से इंटरेस्ट है, और उसमें वो क्या कहती है, उसका वार्तालाप दिखाया गया है। वो गांधी से क्या पूछती है, आप सोचिए जरा, कैसे कोई कॉन्टेक्स्ट अलग है, लेकिन इतनी बड़ी बात को ये सोच करके इसको ऐसे ही जाने दो। लेकिन विदेशी थे, ईमानदार थे। हमारा कोई होता तो उसको ऊंचा नीचा कर देता। उसने पूछा, वो महिला गांधी से मिलने गई और गांधी से वार्तालाप कर रही है, और अपने वार्तालाप में कहती है कि गांधी जी, आपके ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ और आपको डर नहीं लगा, यू डोंट स्केयर्ड? तो गांधी उसको जवाब देते हैं, मुझे मौत से डर नहीं लगता है। तो उस महिला ने कहा कि आपकी इच्छा क्या है? बोले, मैं सिर्फ एक ही बात चाहता हूं। गौर से सुनिएगा, मैं वर्बेटम बता रहा हूं। प्रेजेंट करने के तरीके अपने अलग अलग हैं। वही गाना किशोर कुमार गाए, वही मोहम्मद रफी गाए, फर्क तो होता है, लेकिन मैं तथ्य नहीं बदल रहा। गांधी से जब उसने ये पूछा कि आपकी इच्छा क्या है, तो गांधी उससे कहते हैं कि जब भी मेरी मृत्यु हो, मेरे मुंह से हे राम निकले और मेरे चेहरे पे मुस्कान हो। और एग्जैक्टली 30 दिन के बाद उनकी हत्या हुई और उनके मुंह से हे राम निकला, जो उनके मजार पे बना हुआ है, और उनके चेहरे पे मुस्कान थी। ऐसी मन की मनोकामना 10 दिन में पूरी हो जाएगी, ये अद्भुत है। और 10 दिन के बाद ये मनोकामना पूरी हो गई। इतने सारे जंजाल में वो अंग्रेज कितना ईमानदार था।
वो महिला कौन थी? वो महिला अपने आप नहीं जा सकती, उसका कोई गांधी से लेना देना नहीं था। वो महिला कौन थी, ये प्रश्न है। उसी महिला का नाम एडवीना माउंटबेटन है। एडवीना माउंटबेटन को गांधी के हमले की चिंता थी पूरी कांग्रेस में। न पटेल को, न नेहरू को, न किसी नेता को चिंता नहीं थी कि उन पे इतना बड़ा हमला हुआ है, हमें मिलने जाना है। और 10 दिन में गांधी के चेहरे पे मुस्कान भी आ गई और हे राम भी निकला। गांधी बिकम ए लाइबिलिटी फॉर द कांग्रेस पार्टी। और एक नाथूराम गॉडसे नाम के आदमी का आगे करके हत्या करा करके एक पॉलिटिकल सिद्धि साधी गई। और उस देश में खास तौर से कि जो महाराष्ट्र में कोई ब्राह्मणों की एक जाति है, क्या बोलते हैं उनको, चित्तपावन ब्राह्मण, उसको उसके बीच में रख करके आपने पूरे देश में हत्याएं की। अब मैं आपसे पूछता हूं 2022, 25, 26 के भारत में क्या ये बात आपको सामान्य लगती है? ऐसा होता है क्या गांधी के पास एडवीना को भेज करके ये सिर्फ गांधी के नाम पे दोनों शब्दों को गढ़ा किया और उनकी अंतिम इच्छा भी पूछी और 10 दिन में पूरी भी कर दी? आप नतीजा निकालें, इस देश में कब हत्याएं नहीं हुई? इस देश में कितनी पॉलिटिकल हत्याएं हुई हैं? किसी का सुराग है आपके पास? ऐसे ही होती है। ये किताब भी मैं उस MP साहब से कह दूंगा, इसका भी जिक्र कर दो। अंतरंग संबंधों का तो बहुत कर लिया, इनका भी कर लो। तो कुछ भी बदला नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री को यकायक आपको ऐसे ही लगता है। आप तथ्यों को जानते नहीं इसलिए आपको ऐसा लगता है, आपको सच पता नहीं इसलिए ऐसा लगता है। ये कुछ डेट है, ये हर सभा में कहता हूं। मुझे इन डेट के बताने के से पहले और न बाद में डर नहीं लगता। मेरे घर में अगर इस बात की सबसे चिंता होती तो मेरे 2 बेटों को और एक पत्नी को, क्योंकि वो मीडिया में उसको दुनिया का पता है। वो बार बार मुझसे कहती है कि आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं मैं ठीक कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, मुझे जितना पता है उतना जरूर बोलूंगा। मेरी मृत्यु जिस दिन होने वाली होगी कोई माई का लाल नहीं बचा सकता मुझे। ये मर मर के जीने वाली प्रथा से मैं नहीं आया हूं। आज तिलक हटा लो, कल चोटी कटा लो, आज इस मोहल्ले से जाना छोड़ दो, आज पजामा ऊंचा कर लो कि कोई नाराज होगा। जब तक हूं अपनी जिद पे जिंदा हूं, जिस दिन मरूंगा कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। और जब तक मेरी मृत्यु आई नहीं है, कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो मुझे मार सके। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये घटनाएं इसलिए बता रहा हूं कि आने वाली नस्लों को याद रहे कि मैं जिंदा होते हुए उन्हें बता रहा था। तुमने नहीं सुना, ये तुम्हारी समस्या है। तुम नहीं जानते, तुम किस चश्मे से मुझे देखना चाहते हो। देखो मैं अपने प्रति ईमानदार रहना चाहता हूं। इन घटनाओं को इसलिए बता रहा हूं कि इसको ध्यान से सुनिएगा। ये जो अभी कांड हुआ है ना 5 तारीख का, इससे बहुत कुछ टोन डाउन करा गया है। अभी नहीं इस पे खुलासा होगा, हमारे जीते जी इस पे होगा खुलासा। हम जिन बातों को हवा में ले रहे हैं ना, अरे नहीं ऐसा तो नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं है। इसलिए अपने तथ्यों को साइंटिफिकली क्रम दे सकूं, उसका एक ऑर्डर दे सकूं, मैं सिर्फ एग्जैक्ट आपके सामने जो घटना घटी है, जो आपके भी सामने होंगी, आपके सामने हुई है, आपसे पहले हुई है, और उन घटनाओं को सिर्फ आपको एक कड़ी के तौर पर पकड़ना है। आज नतीजे पे आप पहुंचिए।